Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you nature class 5, that is workbook of nature class 5 के प्रकृति की वर्कबुक, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं लेसन 7 जिसका नाम है जंगल और जनजीवन। यानी जंगलों के बारे में हम पढ़ेंगे और जंगलों में जैसे लोग रहते हैं, क्या उनका जीवन होता है, कैसे वो जीते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वो बाकायदा लिख के दिए हैं। आप अपनी इसी वर्कबुक पर दूसरी जो आपको मिली उस पर नोट भी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो भी आप समझ पाएंगे। जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार हमें लिखना है। तो उन्होंने लिखा हुआ है प्राणियों के लिए, अलग अलग लिखा है, टॉपिक दिए कि प्राणियों के लिए जंगल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखो होता क्या, अधिकतर प्राणियों का जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है। अब जैसे पालतू जानवरों को अगर हम छोड़ भी दें एक बार, तो जितने भी जंगली जानवर हैं उनका जीवन सब पूरा यानी संपूर्ण जीवन उनका जंगलों पर ही निर्भर होता है। अगर जंगल हैं तो वो हैं, जंगल नहीं है तो समझो वो जानवर नहीं हैं। इसी प्रकार से वनस्पतियों के लिए, अब वनस्पतियों से मतलब है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे दूसरी छोटी छोटी वनस्पतियाँ, दूसरी छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, ये सब कहाँ मिलेंगी? जंगलों में ही मिलेंगी। जंगल हैं तो ये वनस्पतियाँ भी उनके साथ में होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। वनस्पतियों से मतलब है पेड़ पौधे और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, घास फूस, सब वनस्पतियाँ ही कहलाती हैं। ये ही जंगल में ही सुरक्षित रह पाते हैं। और अगला पॉइंट है पर्यावरण के लिए। देखो पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जंगल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जंगल एक तरीके से हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। तो अगर जंगल अच्छी मात्रा में हमारी पृथ्वी पर या किसी क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र का वायुमंडल हमेशा स्वच्छ रहेगा और अधिक बारिश होगी, क्योंकि जंगल जहाँ पेड़ अधिक होते हैं और बारिश अधिक होती है। तो जितने अधिक जंगल होंगे पर्यावरण उतना ही स्वच्छ और अधिक बारिश वाला होगा। अगला है पृथ्वी के लिए जंगल किस प्रकार से महत्वपूर्ण, यानी पृथ्वी के लिए जंगलों का क्या योगदान। हम तो अभी कहा था कि पृथ्वी के लिए जो जंगल है वो एक तरीके से फेफड़े का काम करते हैं। फेफड़े का मतलब है ऑक्सीजन, और जंगल ही पृथ्वी को ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं। यानी जंगलों से पृथ्वी को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही कम रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी तापन, पृथ्वी का तापमान उतना ही कम बढ़ेगा जितने अधिक जंगल होंगे। जंगल कम होंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर तो सब लिख सकते हैं। जंगलों से क्या प्राप्त होता है, मुख्य मुख्य चीज़ें जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी जंगलों से प्राप्त होती हैं, और जानवरों के लिए आश्रय, यानी जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है, और स्वच्छ वायु भी हमें जंगलों से ही प्राप्त होती है। जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है। देखो इमारती लकड़ी तो पर चीड़ है, शीशम है, सागौन है, आम है, नीम है, देवदार है, ये आज सब जंगलों से ही प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ होती हैं, और जो कि इमारती लकड़ियों की श्रेणी में आती हैं। जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। देखो एक लकड़ी उद्योग होता है, इसे टिम्बर उद्योग भी कह सकते हैं, औषधि उद्योग भी है, और दोना पत्थर उद्योग, टोकरी, ये छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें लघु उद्योग कहते हैं। इसे दोना पत्थर उद्योग है, टोकरी उद्योग आदि, ये सब जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं। मतलब जो गलत है उसे छोड़ दें, सही के सामने सही का चिन्ह लगाएं। जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करें। जंगल होंगे तभी तुम्हारा ये प्रभावित रहता है, जिससे हमारी अच्छी बारिश, और नहीं होंगे तो अच्छी बारिश नहीं होगी। ये सही है, ऐसा नहीं जंगलों से हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, नहीं, गलत बात है, बिल्कुल निर्भर होते हैं। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकती है, बिल्कुल रोकती है। जंगल जानवरों के लिए आश्रय का प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आदिमानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार जैसे वो कैसे चलते थे। आदिमानव एक तरीके से चारों हाथ पैरों का प्रयोग करके चलते थे, धीरे धीरे वह पीछे वाले पैरों से चलने लगे और हाथों को वह अन्य कामों में प्रयोग में लाने लगे। कहाँ रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों के नीचे और गुफाओं में आदिमानव रहा करते थे। क्या खाते थे, देखो फल फ्रूट ये सब खाते थे वही, और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते थे, क्योंकि अभी तक उनको आग का ज्ञान नहीं है। आदिमानव कहा जा रहा। क्या पहनते थे, पेड़ पौधों की छाल पहनते थे और जानवरों की खाल को पहनते थे, और पत्तियां भी बड़ी बड़ी पेड़ों की पहनते थे। किन हथियारों का उपयोग करते थे, जानवरों की हड्डियों का और पत्थरों के बने हथियारों का आदिमानव प्रयोग किया करते थे। आग की खोज कैसे हुई, और आग की खोज से आदिमानव के जीवन में क्या बदलाव आए।
देखिए सूखी लकड़ी जैसे जब आंधी आती थी वहाँ पर पहले के समय में जब, तो जंगलों में सूखी लकड़ी भी होती थी, उसके आपस में रगड़ने से भी आग लगती थी। तो जब वह आग को देखता था तो वह अचंभित होता था आखिर ये क्या चीज़ है। फिर जब वह पत्थरों से हथियार बनाते थे उससे भी चिंगारी निकलती थी। तो इस प्रकार से उन्हें धीरे धीरे आग का ज्ञान हो गया और ऐसी आग की खोज हुई है। सूखी लकड़ी का आपस में रगड़ने व पत्थरों को पत्थर से टकराने से आग की खोज हुई। आग की खोज हो जाने से आदि मानव के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, अर्थात अब वह कच्चे मांस की जगह भुना बनाया मांस खाने लगे और अपनी गुफाओं की रखवाली के तौर पर भी आग का प्रयोग करने लगे। जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का प्रयोग करने लगे। बहुत से प्रयोग ऐसे थे जो अब आग की जगह मतलब आग को काम में लाने लगे। आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे? आदि मानव वही औजार थे, एक उनके पास या तो पत्थर के बने हुए नुकीले हथियार होते थे या बड़े बड़े जानवरों को हड्डियों को इकट्ठा कर लेते थे, वो भी एक तरीके से हथियारों का काम करते थे। पहिए का आविष्कार से आदि मानव में क्या क्या काम करने शुरू कर दी। देखो आग की खोज के बाद पहिए का आविष्कार मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वह पहिए का आविष्कार हो जाने से वह अपने थोड़े छोटे छोटे माल की ढुलाई करने लगा और दूसरे काम करने लगा जो आसानी से किसी गाड़ी घोड़े से किए जा सकते थे। अब आज के ये मनुष्य का मतलब जीवन को आप ले लिए, अगर अपने जीवन से आप पहिया निकाल दें एक दिन के लिए, तो आप समझिएगा कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और बिल्कुल ही पहिया निकाल दिया जाएगा, हम पहिए का प्रयोग नहीं करेंगे तो हज़ारों साल पीछे हम चले जाएंगे। यदि पहिए की खोज नहीं होती तो क्या होता? यदि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज भी मनुष्य लाखों साल पहले की ज़िंदगी जी रहा होता। सीधी सी बात ये है। यानी पहिया जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है प्रत्येक दिन के जीवन में। कृषि की खोज से आदि मानव के जीवन में कैसे बदला? देखो कृषि की खोज हो जाने से क्या हुआ, ये जो आदि मानव थे एक जगह स्थिर रूप से रहने लगे। पहले वह क्या करते थे, अपने भोजन की तलाश में चलते ही रहते थे। जहाँ भोजन मिल गया वहाँ पहुँच जाते थे, जहाँ शाम हो जाती थी वहीं वह रुक जाते थे, फिर चल देते थे भोजन की तलाश में। तो वो एक तरीके से खाना बदोश जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृषि की खोज कर ली तो फिर छोटे छोटे स्थायी निवास बना करके झोपड़पट्टी वाले उनमें वहीं अपनी खेती करने लगे और वहीं रहने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बसना प्रारंभ हो गए। और नेक्स्ट है ये देखो दो चित्र दिए गए हैं, आदि मानव जीवन शैली को क्या परिवर्तन। देखो ये पहले चित्र में क्या है कि आदि मानव बिल्कुल ही गुफाओं में रह रहा है और यहाँ पर क्या छोटे छोटे झोपड़पट्टी आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है उन्होंने अब कृषि करना सीख लिया, जिसकी वजह से जहाँ वह खेती करते थे वहीं पर छोटे छोटे झोपड़पट्टी बना करके वह स्थायी रूप से रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और आज वो जो खाना बदोश जीवन जीते थे उस पर थोड़ी रोक लग गई। आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? देखो जिनका जीवन पूरा जंगलों पर निर्भर होता है, खाना पीना रहन सहन और जो भी वो छोटे पूरे उद्योग धंधे अपने करते हैं वो सब जंगलों से प्राप्त चीज़ों से ही करते हैं, ऐसे मनुष्यों को हम आदिवासी कह सकते हैं। यानी मुख्य धारा से भी ये अलग होते हैं, अपनी समाज की मुख्य धारा से ये अलग होते हैं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उन्हें आदिवासी कहा जाता है। तो जिन मनुष्यों का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर होता है, जो मनुष्य विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े होते हैं, एक तरीके से हम उन्हीं को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? देखो आदिवासी अपना छोटा पूरा जो धंधा करते हैं जंगलों से प्राप्त चीज़ों से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने छोटी पतली पतली लकड़ी काट के लिया, टोकरियाँ बना करके बेचने लगी बाज़ार में, नज़दीकी बाज़ारों में पत्तों की दोना पत्तल बना के नज़दीकी बाज़ारों में बेचने लगे। कोई औषधि वहाँ से उनको मिल जाती है तो वो भी अपनी उसकी दवाइयाँ बना के बाज़ारों में बेचते। तो इन्हीं सब चीज़ों से और जंगलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते, अर्थात वो जंगलों से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 क्या है? इसका मतलब ये है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 की जो व्यक्ति जंगलों में कई सालों से किसी जगह पर रह रहा है तो उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि वहाँ की ग्राम पंचायत या जो प्रधान होगा उतने क्षेत्र का उनकी सुरक्षा करेगा और उस जगह को उन्हें दे दिया जाएगा। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है। जंगलों की कटाई में इसने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है और अपनी कक्षा में इस चीज़ की चर्चा करिएगा। देखिएगा जो जहाँ वह रह रहे थे, अगर वहाँ की लकड़ियों को या जंगलों को आप काट लेंगे तो उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा या उन्हें से वहाँ से धकेल के अलग निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए किसी जगह वो रह रहे और वहाँ पर कोई सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है या डैम बनाना है, तो उन आदिवासियों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जब हटाना पड़ेगा तो सीधी सी बात है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जंगल में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं? ये कारण आपको लिखे हैं, उनको आपको टिक करना, कुछ सुझाव अपनी तरफ से भी देने कि आखिर ये जंगल क्यों काटे जा रहे हैं।
देखो, जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए जंगल काटे जा रहे नहीं। जंगल काटने से जंगली जानवर स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि वो ख़त्म हो जाएंगे। खेती करने के लिए और मकान बनाने जंगल काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। पशु पक्षियों को बचाने के लिए जंगल काटे जा रहे नहीं। जंगल काटने से कोई पशु पक्षी बचेगा नहीं, बल्कि मर और जाएगा। कारखानों व सड़कों को निर्माण के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, हाँ ये ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जंगल काटे जा रहे हैं, ये भी ठीक है। तो इतना तो उन्होंने लिखा है। कुछ अपने सुझाव भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखे हैं 1-2 कि टिम्बर उद्योगों को चलाने के लिए, जो लकड़ी उद्योग है उन्हें चलाने के लिए हमें जंगल काटने पड़ते हैं। बांध बनाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। रेलवे लाइनें बिछाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। और भी अगर आपके दिमाग में कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारणों को लिखिएगा, यानी जंगल क्यों नष्ट हो गए। जैसे बाढ़ से, अब कारण है यहाँ पर 2 तरह के कारण है। कौन सा कारण है? और मानव निर्मित कारण। यानी एक तो प्राकृतिक कारण है और ये मानव निर्मित कारण। कारण क्या है? बाढ़ है, आग लगना, घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाने बनाना, कृषि कार्य करना और मौसम का बदलना। तो इनमें जो प्राकृतिक कारण है वो तो आपको इधर लिखने, और जो मानवीय कारण है वो आपको इधर लिखने। जैसे बाढ़ का आना, ये प्राकृतिक कारण है। आग लगना प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी, दोनों हो सकते हैं। और इसमें मौसम का बदलना, ये भी प्राकृतिक कारण है। इस वजह से भी जंगल नष्ट हो रहे हैं। दूसरे मानव निर्मित क्या है? कोई घर बनाने के लिए जंगल काट रहा है, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए इसलिए जंगल काट रहा है, कारखाना बनाना जगह चाहिए जंगल काट रहा है, घर बनाना, कृषि के लिए जगह चाहिए, खेती के लिए जगह चाहिए तो जंगल काट रहा है। तो इन कारणों को हमें अलग अलग छटनी करनी थी। जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखाने एवं घरों को निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लें। बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि ऐसा हम करते रहेंगे तो एक दिन जंगल समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारी प्रकृति को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। यदि जंगल नष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको सही विकल्प चुनने। सभी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे सभी वनस्पतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि जंगलों से ही पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पशु पक्षियों के वास स्थान नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। यानी सभी कारण ऊपर वाले सही है। निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? अपनी कक्षा में चर्चा करके आपको लिखना है। जैसे जीव जगत है, जंगलों की कटाई का प्रभाव, ये हेडिंग है। यानी जंगली जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? जंगली जीवों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा अगर आप जंगल काटते चले जाएंगे तो। पर्यावरण दूषित होता चला जाएगा अगर जंगल काटेंगे तो। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो जाएगी अगर जंगल काटते रहेंगे तो। और अगली पीढ़ी के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेगा अगर हम इसी प्रकार से जंगल काटते रहे तो। जंगल की कटाई से वहाँ की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, वहाँ की मिट्टी, अगर किसी जगह से जंगल नष्ट कर दी जाए तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी और बाढ़ आने की स्थिति बन जाएगी, और तेज़ हवाओं की स्थिति बनने से वह मिट्टी का कटाव भी तेज़ी से होने लगेगा। जंगलों की कटाई किस प्रकार से वर्षा को प्रभावित करती है? देखो, यदि जंगल कट कर कम हो जाएंगे तो बारिश भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से प्रभाव, यानी जहाँ अधिक जंगल होते हैं वह बारिश अधिक और अच्छी होती है। तापमान भी नियत रहता है, जो स्वीटेबल टेम्परेचर होता है वो। वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है? जस्ट होगा, सीधी सी बात है। अगर वन कट जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी, मतलब वनस्पतियाँ वहाँ खत्म हो जाएंगी। बाढ़ आएगी उस क्षेत्र में ज़्यादा, और तेज़ हवाएं चलने से ऊपरी परत उड़ने लगेगी और धीरे धीरे वह जगह रेगिस्तान में परिवर्तित होती चली जाएगी। इसलिए हमें किसी भी जगह पर, खाली पड़ी जगह पर पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए। अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, सीधी सी बात, और कुछ करना ही नहीं। वनों की कटाई को वनीकरण द्वारा कैसे संतुलित किया जा सकता है? देखो, वनों की कटाई को यहाँ वनीकरण से मतलब क्या होता है कि जहाँ से वन कट रहे हैं, अगर किसी जगह से पेड़ों की कटाई हो गई है तो हम क्या करें, कम से कम उसी जगह पर या कोई दूसरी जगह पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो क्या होगा, एक तरीके से हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। वनीकरण का मतलब होता है और पेड़ लगाना। अगर किसी वजह से किसी जगह के पेड़ कट गए हैं तो उससे ज़्यादा या कम से कम उतने ही पेड़ हम दूसरी जगह तो लगाएं, तो हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहेगा। वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर? देखो, वनीकरण से मतलब होता है आप नए वनों को जन्म दें, यानी नए वन बनाएं। कोई नई जगह मिल जाए वहाँ पर खूब पेड़ लगाएं और वह जगह को आप जंगलों में परिवर्तित कर दें, ये वनीकरण कहलाता है। और पुनर्वनीकरण का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जंगल हैं लेकिन कट गए हैं तो आप वहाँ पर फिर पेड़ लगा करके उस जगह को पुनः वनों में बदल सकते हो, तो ये पुनर्वनीकरण कहलाता है। सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? देखो, सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है खाली पड़ी जगह पर अधिक से अधिक फलदार वृक्षों को
लगाया जाए जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये सामाजिक वानिकी कहलाती है। जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? देखो बहुत पहले से ही हमें जंगलों को बचाने के लिए लोग आंदोलन चलाते, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ये बिहार में चलाया गया था। चिपको आंदोलन 1974 ये भारत में चलाया गया था, आपके इसमें उत्तराखंड में, जो सुंदरलाल बोगड़ा ने चलाया था। वहाँ पर जब लोग पेड़ों को काटने के लिए जाते थे तो वहाँ के स्थानीय लोग उन पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते थे। अब पेड़ से अगर आदमी चिपक जाएंगे तो फिर आप पेड़ कैसे काट पाओगे? तो इस प्रकार से उन्होंने उन जंगलों की सुरक्षा की। और सेव साइलेंट वैली आंदोलन, ये साइलेंट वैली केरल में, इसको भी नष्ट करना चाहा लोगों ने, तो वहाँ भी एक आंदोलन 1973 में चलाया गया था, तो उस साइलेंट वैली को बचाया गया। एपिको आंदोलन 1983, एक एपिको आंदोलन और था जो 1983 में चलाया गया जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। और वन महोत्सव क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मतलब हर वर्ष जुलाई के पहले 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये लगातार 1950 से मनाया जा रहा है और इसको शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कन्हैया लाल मनकालाल मुंशी, जिनका नाम था कन्हैया लाल मनकालाल मुंशी। उन्होंने 1950 से वन महोत्सव कार्यक्रम को शुरुआत की थी, जो कि प्रत्येक वर्ष जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करें, पेड़ ना काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इसके लिए हम वन महोत्सव मनाते हैं। तो ये था चैप्टर 7 जंगल और जनजीवन, जो कि कम्प्लीटली हमने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।